दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार दूसरे दिन मणिपुर हिंसा और अन्य मुद्दों पर हंगामे के कारण दिन भर के लिए की गई स्थगित। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर की वार्ता। कहा, भारत ने हर संकट में श्रीलंका का निभाया है साथ। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई रेलवे के सहयोग विषय पर बैठक। सचिव ने कहा, हर जिले में गुड्स शेड बनने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा। और पलवल में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री ने ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। कहा, गांव में सेम की समस्या को दूर करने के लिए तैयार किया जाएगा विशेष प्रोजेक्ट। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार दूसरे दिन मणिपुर हिंसा और अन्य मुद्दों पर हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दिन में 12 बजे पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो कांग्रेस, डीएमके, जनता दल यूनाइटेड और अन्य दलों के सदस्यों ने इस मुद्दे पर नारेबाजी की और सदन के बीचों बीच पहुंच गए। ये सदस्य मणिपुर हिंसा के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पष्टीकरण की मांग कर रहे थे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन में मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दे रहा है। इसे बाधित करना, चर्चा को रोकना, बहस को रोकना, ये बिल्कुल गलत है। बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स है। बिल में भारतीय जनता पार्टी और हमारे सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पूरा चर्चा करना चाहते हैं, सार्थक चर्चा हम चाहते हैं। इसलिए मैं आज भी हम कोशिश करेंगे सबसे बातचीत करके इंडिविजुअली, तो कोऑपरेट करें। शोर शराबे के बीच अध्यक्ष ने विरोध प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से अपनी सीट पर वापस बैठने और सदन की कार्यवाही सुचारू चलने देने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहा। इसे देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 2:30 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए समय के आवंटन के संबंध में कार्य सलाहकार समिति के निर्णयों की घोषणा की, जिस पर अन्य विपक्षी सदस्य खड़े होकर हंगामा करने लगे, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है और चर्चा नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि ये एक गंभीर मुद्दा है और सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वह चर्चा के लिए तैयार है। मीटिंग में स्वयं भी इस बात को कहा है और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। चर्चा में भाग नहीं लेने पर अपने आप में ही इनकी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। हम संवेदनशील हैं और चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। के सत्रों का उदाहरण देखेंगे तो विपक्ष कोई ना कोई बहाना बनाता है कि चर्चा ना, सदन ना चले। कुछ लोग सदन के सदस्य नहीं रहे तो उनकी मंशा तो यह है कि सदन उसके बाद चले ही ना, और वो तब भी नहीं चलता जब सरकार चर्चा करने के लिए तैयार हो। आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? क्या उनके अपने नेता अब सदन का सदस्य नहीं रहे इसलिए भाग रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ विपक्षीय द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। बैठक के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछला 1 वर्ष श्रीलंका के लोगों के लिए चुनौतियों से भरा रहा है और इस संकट के दौरान भारत ने घनिष्ठ मित्र के नाते श्रीलंका के लोगों की हर संभव सहायता की है। उन्होंने कहा कि भारत की पड़ोस प्रथम नीति और सागर विजन दोनों में ही श्रीलंका का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा कि आज भारत और श्रीलंका द्विपक्षीय
क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर समान दृष्टिकोण रखते हैं और उनका ये मानना है कि सुरक्षा हित और दोनों देशों का विकास परस्पर संबद्ध है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन दोनों में भी श्रीलंका का एक महत्वपूर्ण स्थान है साझा किए। हमारा मानना है कि भारत और श्रीलंका के सुरक्षा हित और विकास एक दूसरे से जुड़े रहे हैं और इसलिए यह आवश्यक है कि हम एक दूसरे की सुरक्षा और संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए साथ मिलकर काम करें। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट अपनाया है। यह विजन है दोनों देशों के लोगों के बीच मैरीटाइम, एयर, एनर्जी और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को मजबूती देने का। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और श्रीलंका ने परस्पर आर्थिक भागीदारी के लिए विजन डॉक्यूमेंट पारित किया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य समुद्र, वायु, ऊर्जा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कल 2 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। उनकी ये यात्रा इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रवासी श्रमिक बल विश्व भर में भावी वास्तविकता बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए अब समय आ गया है कि विकास को वैश्विक रूप दिया जाए और सही अर्थों में कौशल साझा किए जाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G20 देशों को इस विषय में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। प्रधानमंत्री वीडियो संदेश के माध्यम से मध्य प्रदेश के इंदौर में हो रही G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। कौशल और योग्यता संबंधी अपेक्षाओं पर निर्भर अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के प्रयासों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय तथा प्रवासन और आवाजाही के नए मॉडलों की आवश्यकता है। We all need to skill our workforce in the use of advanced technologies and processes. Skilling, reskilling, and upskilling are the mantras for the future workforce. In India, our Skill India mission is a campaign to connect with this reality. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मचारियों और श्रमिकों के संबंध में आंकड़े, सूचना और डाटा साझा करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इससे दुनिया भर के देशों को बेहतर कौशल, कार्यबल योजना और लाभकारी रोजगार के लिए ठोस नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी मंत्रियों और श्रम तथा रोजगार क्षेत्र के अन्य हितधारकों के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा महत्वाकांक्षी पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत हरियाणा के हर जिले में गुड्स शेड स्थापित किए जा रहे हैं। इस योजना से राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ ही व्यापार और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में वृद्धि होने की संभावना है। इस परियोजना की स्थापना और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार ने रेल मंत्रालय के साथ सहयोग करने हेतु लोक निर्माण विभाग से राज्य स्तर पर एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में रेलवे के सहयोग विषय पर एक बैठक हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि संबंधित जिलों के अतिरिक्त उपायुक्त और लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता गुड्स शेड के कामकाज में समन्वय और पर्यवेक्षण करेंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि इन गुड्स शेड की स्थापना होने से हरियाणा की यातायात सेवाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा और राज्य के व्यापार और वाणिज्य में भी वृद्धि होगी। भारतीय रेलवे ने हरियाणा के 29 शहरों और कस्बों में आर्थिक गतिविधियों की कल्पना साकार करने के लिए रेलवे स्टेशनों का व्यापक स्तर पर उद्धार किया है। होडल विधानसभा क्षेत्र के गांव बासवा व भुलवाना में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनका तत्परता से समाधान करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए।
इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि होडल एवं हथीन क्षेत्र के गांवों में सेम की समस्या को दूर करने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। सेम की समस्या का समाधान उक्त क्षेत्रों में ट्यूबवेल लगाकर किया जाएगा। इस संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जेपी दलाल ने बासवा में ग्रामीणों की मांगों को पूरा करते हुए कहा कि जल्द ही बासवा गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवा दी जाएगी। अपने विभाग के अधिकारियों को कहा है कि इसका पूरे इलाके का प्रोजेक्ट बनाएं और जहां जहां ये जल भराव की समस्या है, जिससे फसल की बिजाई नहीं होती, सेम की समस्या है, उसको समाधान हम ट्यूबवेल लगा करके, बोर लगा करके करेंगे और इसका परमानेंट सॉल्यूशन करने का मैंने आदेश दिया है। चंडीगढ़ से मैं अधिकारी भेजूंगा, स्पेशल इसकी स्कीम बना करके इस इलाके के अंदर इस समस्या का समाधान हम करें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के लिए समय पर खाद, बीज की व्यवस्था की गई, सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाई गई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसान हितैषी सरकार है। केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जनसंवाद किया था, समस्याएं लेकर गए थे, बाकायदा एक एक समस्या का उन्होंने एक अलग से कमेटी बना दी है, हर एक समस्या को पोर्टल पे चढ़ा दिया है और उनसे संपर्क करके हर समस्या का समाधान होगा। ऐसा नहीं है कि उन पे कार्रवाई नहीं हो रही। मुख्यमंत्री जी खुद देख रहे हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय इन चीज़ों को खुद देख रहा है और यहाँ पर भी जो मेरे पास शिकायत आएंगे, जो चंडीगढ़ से होने वाले काम होंगे, वो उसी पोर्टल पे चढ़ जाएंगे, मुख्यमंत्री कार्यालय में मैं दूंगा और जो कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं व 12वीं की कंपार्टमेंट, अंक सुधार अतिरिक्त विषयों व विशेष परीक्षाएं 26 जुलाई से प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर संचालित करवाई जाएंगी। इस बारे में जानकारी देते हुए शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव एवं सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि 12वीं कक्षा की 1 दिवसीय परीक्षा 26 जुलाई को संचालित होगी। इस परीक्षा में 37,160 परीक्षार्थी 128 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। उन्होंने बताया कि 10वीं कक्षा की विशेष अवसर परीक्षाएं 27 जुलाई से आरंभ होकर 4 अगस्त तक संचालित होंगी। इस परीक्षा में 38,504 परीक्षार्थी प्रदेश भर में 71 परीक्षा केंद्रों पर प्रविष्ट हो रहे हैं। डॉक्टर वीपी यादव एवं सचिव कृष्ण कुमार ने एक पत्रकार वार्ता में बताया कि 10वीं व 12वीं कक्षाओं के अलावा डिप्लोमा इन एजुकेशन परीक्षाओं का संचालन भी 27 जुलाई से 23 अगस्त तक करवाया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि जो परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हैं तथा लेखक लेना चाहते हैं तो संबंधित दस्तावेज केंद्र अधीक्षक को देकर लेखक ले सकते हैं। और इस तरह से साथ में ही डीएलएड की परीक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। इन परीक्षाओं में 12वीं के अंदर कुल 37,160 कैंडिडेट अपियर होंगी और 10वीं में 38,504 कैंडिडेट अपियर होंगी और हमने कुल मिलाकर 162 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। और इस तरह से जो है इन 162 परीक्षा केंद्रों में परीक्षाएं दी जाएंगी। ये अभी है और जो परीक्षाओं का समय रहेगा वो दोपहर में 2 से 5 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं, 12वीं व डीएलएड परीक्षाओं के प्रवेश पत्र जिस संस्था में विद्यार्थी पढ़ते हैं उनकी लॉगिन आईडी पर 20 जुलाई से उपलब्ध करवा दिए गए हैं तथा जिन विद्यार्थियों ने अंक सुधार व कंपार्टमेंट की परीक्षा भरी है अपने प्रवेश पत्र हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी बच्चे के फोटो और सिग्नेचर में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर किसी बच्चे का फोटो या सिग्नेचर गलत है एडमिट कार्ड पर तो सभी बच्चे परीक्षा आरंभ होने से पूर्व बोर्ड कार्यालय में आकर उसको दुरुस्त करवा लें। तो मैं कहूँगा कि सभी बच्चे अपनी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे ढंग से करें और किसी तरह की परीक्षाओं के तनाव न लें। मिशन इंद्रधनुष के तहत जिन बच्चों का टीकाकरण नहीं हो पाया था उनका अब विशेष अभियान के तहत टीकाकरण किया जाएगा। 6 साल तक के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा ताकि बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सके।
नूंह जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर सर्वजीत थापर ने बताया कि आगामी 1 अगस्त से विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें घर घर जाकर आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर ऐसे बच्चों को चिन्हित करेंगी जो किसी कारणवश टीका लगवाने से वंचित रह गए थे। उन्होंने कहा कि जैसे तपेदिक, खसरा, डिप्थीरिया आदि बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए बच्चों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे रूटीन टीकाकरण के दौरान छूट जाते हैं। कि जो भी बच्चे जो इनके टीकाकरण के अभियान में कहीं कुछ बच गए हैं, कहीं रह गए हैं, किसी ने पहले टीका लगवा लिया, दूसरा नहीं लगवाया, हेपेटाइटिस का है, पेटावलेंट का टीका है, या किसी ने फर्स्ट डोज ले ली, सेकंड ली, थर्ड नहीं ली, तो उनको देखने के लिए अब हमने ये अभियान चलाया है कि हम सारा हेड काउंट करके सब जगह गाँव में हमारे आशा वर्कर जाएंगी, सब जगह उनकी काउंट होंगी, टोटल होंगे। उसके बाद जो भी बच्चा बच गया है उनको बहन जी के पास लाया जाएगा। एक मिशन के तहत इन सभी बच्चों को इंजेक्शन लगाया जाएगा। सभी बच्चों को हम इम्यूनेशन में कवर करेंगे, जिसकी उम्र के हिसाब से 0 से 1 साल तक के जो भी बच्चे हैं इसमें सारे कवर होंगे। 1 से 2 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें अलग से जो भी उनके उम्र के हिसाब से टीके बनती है उनको टीका लगाया जाएगा। ये सरकार ने एक अभियान चलाया है कि यदि कहीं भी बच्चा छूट गया है, किसी वजह से भी वो बाहर गया हुआ था या यहाँ पर नहीं था या उसने किसी वजह से नहीं लगाया, उस समय उसको बुखार था, कुछ उसमें दिक्कत थी, अब वो टीका लगवा लेगा। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें नूंह जिले में हमारे पास सारी 100% कवरेज हो जाए, हम कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जिसको इंजेक्शन ना लगे। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए आयुष विभाग हरियाणा द्वारा राज्य में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर बीमार लोगों की मदद की जा रही है। इसी कड़ी में जिला फतेहाबाद में भी अनेक स्थानों पर चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में रास्ते बंद होने के कारण कई लोग ऐसे हैं जो बाहर शहरों में अपना इलाज करवाने नहीं जा सकते। ऐसे में विभाग उन्हें घर घर जाकर दवाइयां दे रहा है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के CHO डॉक्टर यादविंदर सिंह ने बताया कि इस जिले में करीब 108 गांव गहरे पानी की चपेट में हैं तथा उनके लिए घर से बाहर आना नामुमकिन है। ऐसे लोगों के लिए विभाग द्वारा वहां नाव द्वारा पहुंचकर मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं तथा उन्हें मुफ्त दवाइयां दी जा रही हैं। शिविरों में अपना इलाज करवाने आए रोगियों ने बताया कि हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य तथा आयुष विभाग द्वारा उठाया गया ये कदम सराहनीय है। बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए सेवा करने के लिए, जैसे कि अलग अलग बीमारियां चल रही हैं, जैसे डायरिया हो रखा है और डर्मेटाइटिस, स्किन एलर्जी की हमें दिक्कत आ रखी है। लगभग डेली 3-4 टीमें तो जा रही हैं गांव, अलग अलग गाँव के अंदर। और वैसे सभी जगह पे जैसे PSC है और सब सेंटर हैं, वहाँ पे भी मैक्सिमम जितनी दवाई पहुँचा सकते हैं हम दवाई पहुँचा रहे हैं। और हर एक हम कोशिश कर रहे हैं कि हर गांव में सेवा पहुंचे। रतिया सरकारी हस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਦੇ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ सकता है। हमारी फैलने का खतरा है और शहर द्वारा जा नहीं सकती। अब जिला में फ्री कैंप लगाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया उपराला है, सराहना योग्य है। और गांव में जाके ये कैंप लगा रहे हैं और फ्री दवाई मेडिसिन फ्री एलोपैथी के लिए होम्योपैथी दे रहे हैं और हर एक चीज़ की दवाई द्वारा उपलब्ध की जा रही है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।